आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन किसे कहते हैं? आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। हम लोग अपने दिनचर्या के जीवन में हम लोग घर से स्कूल आते हैं, गाड़ी में आते हैं या तो फिर साइकिल से आते हैं, जिसका हम लोग यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। ठीक है, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, खाना बनाते हैं, जिस चीज़ से हम लोग खाना बनाते हैं, जैसे गैस हो गया, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। ठीक है, आगे हम लोग इसे समझने का कोशिश करेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में प्रयोग की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो सांस्कृतिक रूप से मान्य और आर्थिक रूप से संभाव्य है, एक संसाधन है। ठीक है, पर्यावरण में जो भी वस्तु पाए जाते हैं जो हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और प्रौद्योगिकी की सहायता से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। ये मानव है, ठीक है, मानव केंद्र में। और मानव क्या करता है? प्रकृति के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। ठीक है, जैसे प्रकृति से हमें जो भी संसाधन क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जल हो गए, ऊर्जा हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्रकृति से ही हमें प्राप्त होते हैं। और प्रकृति से जो भी प्राप्त होते हैं वे प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या करते हैं? लोग विकास करते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ये भी निरंतर टेक्नोलॉजी की सहायता से ही क्या करते जा रहा है? विकास करते जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग आज जो भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ये हम लोग टेक्नोलॉजी की सहायता से ही क्या कर रहे हैं? कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके पश्चात में क्या होता है? संस्थाएं खोली जाती है। ठीक है, इसके विकास हेतु, जैसे आईटी संस्था हो गया, स्कूल हो गया, कोचिंग संस्था हो गया, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं खोली जाती है, जिससे कि संसाधनों का निरंतर क्या होते जाए? विकास होते जाए। ठीक है, इसे हम लोग आगे देखेंगे। संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो संसाधन होते हैं, उसे मनुष्य क्या करता है? अपनी क्रियाओं के फलस्वरूप तकनीकी विकास से क्या करता है? उन वस्तुओं को वो उपयोग लायक बनाता है, तभी हम उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला है। ठीक है, कोयला जब ज़मीन के अंदर में दबा हुआ रहेगा, तब हम उसे संसाधन के नहीं कह सकते। जब हम उसको उपयोग लायक उस स्थान से उठा के अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करते हैं? उसको हम उपयोग में लाते हैं, तभी हम उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसे 2 भाग में बांटा गया है। एक है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है, जो जीवमंडल से संबंधित होते हैं। ठीक है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, प्राणी जात हो गया, वनस्पति जात, जितने भी जीव जंतु, जितने भी चीज़ जिसमें जो सजीव होते हैं, उसे हम जैव मंडल के अंतर्गत रखते हैं। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने रहते हैं। ठीक है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे घर हो गया, चट्टान हो गया, नदी हो गया, ये सब अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, समाप्यता के आधार पर इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद यदि वो समाप्त भी, हम उसे क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम नवीकरण संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल, वन्य जीवन, ये सब अगर समाप्त भी जो हो जाते हैं, तो इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पुनः प्राप्ति हो सकती है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसको हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और प्रयोग करने के पश्चात यदि वो संसाधन समाप्त हो जाता है, तो उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन संसाधनों को बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे पेट्रोल,
कोयला, डीजल, ये सब को हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे बनने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, इसे हम अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखिए, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिसमें किसी निजी व्यक्ति के अधिकार में होता है, अर्थात अपना होता है, वो पर्सनल होता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कुआं हो गया, घर, स्कूल, तालाब, खेत, ये सब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन किसे कहते हैं? मतलब समुदाय के हर एक व्यक्ति, ठीक है, उस स्थान पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो क्या कर सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। उसे हम सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया शमशान घाट हो गया, पार्क हो गया, मनोरंजन स्थल हो गया, खेल के मैदान हो गया, ये सब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? जो भी संसाधन जो राष्ट्र के अंदर आता है। ठीक है, हमारे भारत देश के अंदर में जितने भी संसाधन आते हैं, ठीक है, जो सरकार के अधीन होता है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे नहरें हो गया, सड़कें हो गया, रेल लाइन हो गया, ये सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा संसाधन जहां एक देश का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। अगर कोई देश इसका प्रयोग करना चाहता भी है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इजाज़त या तो परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए, इस स्थान पे क्या आप जानते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि भारत के पास अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र से परे हिंद महासागर की तलछटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मतलब कि ये परमिशन मिल चुका है और इसकी खनन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीज को अपनी उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला देखिए, संभवी संसाधन। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोलता है, वैसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम संभवी संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ही, भारत के पश्चिमी भाग, गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के भंडार है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसे हम संभवी संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा देखिए, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, ठीक है, और उसका उपयोग की मात्रा और गुणवत्ता का पता चल चुका है। ठीक है, कितनी मात्रा में वो पाया जाएगा, कितना उसका गुणवत्ता है, उसकी पहचान हो चुकी है। ठीक है, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए, भंडार। भंडार किसे कहते हैं? भंडार ऐसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है लेकिन तकनीकी के कारण उपयोग में नहीं ला रहे हैं, उसे हम भंडार के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जल, 2 ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है और यह जल जो है H2O दोनों के मिलने से क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, और इसमें ऊर्जा के पर्याप्त भंडार है, लेकिन तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर हम लोग अलग कर देते हैं तो इससे हम लोग को ऊर्जा का पर्याप्त भंडार मिल सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण अभी तक इसका उपयोग नहीं हो पाया है। ठीक है, आगे देखिए, संचित कोष। संचित कोष किसे कहते हैं? यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है। इसे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया
जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। भविष्य में इनका उपयोग आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में हो रहा है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, परंतु अभी में इसका सीमित पैमाने पर हो रहा है इसका प्रयोग। ठीक है, इस प्रकार बांधों में भी जल व वन संचित कोष है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। मतलब बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। आने वाला भविष्य में लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहेगा। जहाँ नहीं समझ में आता पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।